बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अम्मार शाह। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी की दूसरी जो साइंसेस हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से। यहाँ पे लफ्ज साइंसेस इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद है कि साइंस की जो ब्रांचेज हैं वो, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। साइंस की हर एक ब्रांच का किसी ना किसी दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक लाजमी होता है। उसी तरह बायोलॉजी का भी इन ब्रांचेस के साथ कहीं ना कहीं वास्ता लाजमी पड़ता है। बायोलॉजी को अपने किसी ना किसी फिनोमिनन या किसी रिएक्शन को या किसी वर्किंग को ऑर्गेनिजम्स की एक्सप्लेन करने के लिए इन साइंसेस का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर बायोलॉजी में फिजिक्स का इस्तेमाल हो तो उसे हम कहेंगे बायोफिजिक्स। उसी तरह अगर बायोलॉजी में केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो या केमिस्ट्री के किसी ना किसी फिनोमिनन को या किसी ना किसी चीज को बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह जियोग्राफी के अगर किसी रूल को बायो में इस्तेमाल किया जाए तो हम उसे कहेंगे बायोजियोग्राफी। और अगर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया जाए बायो में तो इसे कहेंगे बायोमैथमेटिक्स। एंड सेम रूल फॉर इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप होगा तो उसे हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। अब इस रिलेशनशिप के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी रिलेशन हुआ बायोलॉजी का किसी दूसरी ब्रांच के साथ और जो नई ब्रांच वजूद में आई उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब ये जो अभी 5 ब्रांचेस जिनका मैंने नाम लिया, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोमैथमेटिक्स और बायोइकोनॉमिक्स, इनको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। अब लफ्ज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब ये है कि इंटर का मतलब है कि रिलेशन, कोई ना कोई ताल्लुक। डिसिप्लिनरी जो है इसका मतलब है सब्जेक्ट। तो साइंस की कोई भी ऐसी ब्रांच या साइंस का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट या कोई 2 ब्रांचेस जिनका आपस में रिलेशन होगा और वो कोई नई ब्रांच बना देंगी तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। मिसाल हम ले लेते हैं कि मूवमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं तो उसमें लॉ ऑफ मोशन जो है फिजिक्स का वो लागू होता है। जैसे अब लॉ ऑफ मोशन क्या है, फिजिक्स के 3 लॉ है, उनमें से जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वह कि एवरी एक्शन हैव इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन जो होता है वो इक्वल फोर्स में होता है। अगर 10 न्यूटन की फोर्स हमने लगाई है किसी चीज पे तो वही फोर्स 10 न्यूटन वो हमारे ऊपर भी लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी। फर्ज करें ये एक बॉल है, इसके ऊपर हम, ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर हमने कोई बॉल जो है उसको फेंका, जैसे बचपन में हम खेलते थे, तो वो गेंद वापस उसी फोर्स से हमारे पास आएगी। अगर तो हम उसे उतनी फोर्स से फेंकेंगे कि वो बिल्कुल हमारे पास आए तो वो उतनी फोर्स से हमारे पास आएगी। अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो बॉल जो है हमारे से पीछे जाके गिरेगी, यानी कि वॉल ने उससे ज्यादा जितनी फोर्स फर्ज करें हमने एक्सटेंड की उतनी ही फोर्स वॉल ने बॉल के ऊपर एक्सटेंड की और बॉल जो है दूर जाके गिर गई। सेम प्रिंसिपल जो है वो लागू होता है हमारी मूवमेंट पे। अब जमीन के ऊपर हम चल रहे हैं तो हम जमीन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स क्या कहलाती है, एक्शन। अब इसका हमें अंदाजा कब होता है कि अगर कभी चलते चलते हमारी ठोकर लग जाए किसी पत्थर के साथ तो हमें उस वक्त अंदाजा आता है कि हम कितने जोर से, कितनी फोर्स से पांव जो है उठाते हैं। तो वो फोर्स, कोई ना कोई फोर्स हम जमीन के ऊपर लगाएंगे जिसके नतीजे में जमीन हमारे ऊपर फोर्स लगाती है और हमें पुश करती है आगे को, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। ये फर्ज करें जमीन है, अर्थ है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई अपने फुट के जरिए,
अपने पाँव के जरिए इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, इसने भी नतीजे में फोर्स लगाई हमारे फुट के ऊपर, जिसकी वजह से इसने हमें प्रोपेल कर दिया नेक्स्ट। यानी एक हमने फोर्स लगाई जमीन के ऊपर, जमीन ने हमारे पाँव के ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर सके। उसी तरह इससे इजी मिसाल ले लेते हैं पानी में तैरते हुए इंसान की। जब पानी में हम तैरते हैं तो हम कोई ना कोई अपने बाजुओं से फोर्स लगाते हैं पानी के ऊपर, उसको पीछे को धकेलते हैं और वो पानी उतनी ही फोर्स से हमें आगे की जानब धकेलता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मोशन इसमें अप्लाई हो रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। पहली जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोफिजिक्स, जो कि बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन है। तो वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट बायोलॉजिकल फिनोमिनन में। लॉ ऑफ फिजिक्स जो है उनका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जब होगा, उनका कोई ना कोई असर मौजूद होगा जब बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स में ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। यानी जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि हम मूवमेंट किस तरह करते हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ मोशन का बहुत किरदार है। तो उसको, उस स्टडी को हम क्या कर देंगे, बायोफिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स को अगर एप्लीकेबल किया जाए बायोलॉजिकल फिनोमिनन में तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। दूसरी हम मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा, ये अब कोई ना कोई फोर्स जो है मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा है और इसको यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए मुझे भी इसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ रही है ताकि ये यहाँ पे स्टेबल रहे। अब चूंकि दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल हो गई है, ये जो पॉइंटर है ये कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जिसे हम कहेंगे एक्शन। उसी तरह मेरा बाजू जो है ये भी उसके एक्शन के नतीजे में फोर्स लगा रहा है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। अब दोनों की जब फोर्सेस कैंसिल होंगी तो ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर मैं फोर्स को एनहांस कर दूं तो ये मूवमेंट हो गई, यानी मैंने इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगाई तो इसको मैंने उठा दिया। यानी किसी भी चीज को उठाने के लिए उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इसकी जगह हम एग्जांपल ले लें इस डंबल की, तो ये डंबल उससे हैवी है। अब इसको यहां पे मेंटेन करने के लिए मुझे उस पॉइंटर से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो इसका जो फोर्स है यानी जो इसका एक्शन है वो ज्यादा है, उसकी फोर्स ज्यादा है, तो इसको रिएक्शन में मेरे हाथ को ज्यादा फोर्स देनी पड़ रही है। लॉ ऑफ फिजिक्स कैसे एप्लीकेबल हो रहा है बायोलॉजिकल फिनोमिनन में, ये अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा लीवर होते हैं, हम पढ़ते हैं लीवर। लीवर कहते हैं एक रॉड को, एक रॉड को जो लेंथ ही हो सकती है उसे हम कहते हैं लीवर। अब लीवर के नीचे एक पीवट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फर्क्यूलम, जिसके ऊपर ये बेस हुई पड़ी है, यानी इसे जिसके ऊपर ये पॉइंट हुई है। अब लीवर के एक साइड पे वेट है, फर्ज करें 10 kg का, तो इस वेट को उठाने के लिए मुझे इधर फोर्स भी 10 kg की लगानी पड़ेगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे फॉरआर्म्स पे। अगर मैंने कोई वेट उठाया है, जो कि 10 kg का है, मैंने ये वेट उठाया, इसका वेट भी 10 kg है। यहां पे जो हमारी एल्बो है, ये एल्बो काम करती है फर्क्यूलम का, जो यहाँ पे फर्क्यूलम था उसका काम करती है एल्बो। फिजिक्स में फर्क्यूलम है और बायो में वो हमारी एल्बो जो है फर्क्यूलम का काम कर रही है। और ये जो यहाँ पे हमने फोर्स लगानी है वो फोर्स जो है हमारे मसल्स लगाएंगे। अगर तो मसल जो है इस काबिल हुए
कि वो इतनी फोर्स लगा सकें, यानी 10 kg, तो ये इस वेट को उठा लेंगे। 10 kg फोर्स हमारे मसल नहीं बना सके तो हम इस वेट को उठा नहीं पाएंगे। तो हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल फिनोमिनन या that are applicable in biological phenomenon is known as biophysics। अब दूसरी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। अगेन बायो प्लस केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स होते हैं, ये केमिस्ट्री जो लफ्ज है ये निकला है केमिकल से। अब केमिकल क्या है? केमिकल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो चीजों से मिल के बनता है उसे हम कहते हैं केमिकल। जैसा कि हमारे पास वाटर है तो ये एक एटम हाइड्रोजन और दो एटम ऑक्सीजन के मिलने से बना है, तो ये हमारे पास केमिकल है। सेम अगर हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक एटम के कार्बन के दो एटम जो हैं ऑक्सीजन के, इनके मिलने से बना, तो ये भी क्या है? हमारे पास केमिकल है। तो बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन केमिकल्स का इस्तेमाल जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। अब केमिकल जो है इनका बहुत बेसिक रोल होता है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाने का। तो ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर भी हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं पानी के और 6 ही मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो मिलेंगे और नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ऑक्सीजन के। और ये होता है एनर्जी की मौजूदगी में, और वो एनर्जी हमारे पास आती है सनलाइट से। सनलाइट से वो एनर्जी आई, उस एनर्जी को स्टोर कर दिया गया इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। इस रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये रिएक्शन चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है तो इसको हम इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। तो उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, और ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरे रिएक्शंस को करवाने में। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है बायोलॉजी की या वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोजियोग्राफी। ये 3 अल्फाज का मजमू है, बायो, जियो और ग्राफी का। यानी कि बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ यानी हमारी जमीन, और ग्राफी का मतलब ग्राफिक्स यानी कि किसी भी चीज को पेपर के ऊपर शो कर देना। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस एरिया में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसको स्टडी करेंगे हम बायोजियोग्राफी में। फर्ज करें हमारे पास ये अर्थ का एक मैप है, एक ग्राफ है अर्थ का। इसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है खास किस्म का, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है। तो इनको स्टडी करना हम किस ब्रांच में लेते हैं? बायोजियोग्राफी में। इसके अलावा इसका हमें बेनिफिट एक और होता है। वो बेनिफिट क्या है कि हमें उनकी अकरेंस
का पता चलता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का। अक्रंस का किस तरह हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म जो है कहां कहां पे पाया जाता है, वो तो हमें पता चल गया। दूसरी चीज हमें पता चलेगी वो ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना है, अगर तो वो दोनों खितों में तीनों में पाया जा रहा है, ये जहां पे हमने नोट किए हैं, तो उसमें यहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है और यहाँ पे उसकी तादाद कितनी है। यानी यहाँ पे उसकी तादाद कितनी है, इस जगह पे तादाद कितनी है और इस जगह पे उसकी तादाद कितनी है, उसको भी स्टडी हम करते हैं बायोजियोग्राफी में। तो वो ब्रांच या वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो के ऑर्गेनिजम्स की अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर स्टडी करेगी, उसे हम कहेंगे बायोजियोग्राफी। इसके अलावा जो हमें चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है, वो हमें ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर और उनके एस्पेक्ट्स जो दूसरे हैं उनका पता चलता है कि किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाएंगे। अगर तो इस जगह पे सर्दी है, इस जगह पे सर्दी रहती है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उनकी फर जो है मोटी होगी, उनकी फर जो है वो काफी मोटी होगी। उसके अलावा उनके अंदर जो फैट्स हैं उनकी डेपोजिशन, चर्बी उनमें बहुत ज्यादा होगी, और उसके अलावा हेयर्स जो हैं वो काफी बड़े बड़े होंगे। इसका फायदा ऑर्गेनिज्म को क्या होगा कि वहां पे चूंकि सर्दी है तो ये चीजें वहां पे उसको गर्म रखेंगे, गर्माइश मुहैया करेंगे। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जहां पे गर्मी है, समर का मौसम है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें लो फैट होगी, फैट जो है बहुत कम होगी। उसके अलावा उनमें हेयर जो है वो कम होंगे, और जो फैट है वो तो कम ही है, फर जो है उनकी वो पतली होगी, और उनका कलर यहाँ पे फर का कलर डार्क होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी कैप्चर की जा सके, सनलाइट कैप्चर की जा सके, जिससे गर्मी मिलेगी। यहाँ पे उनकी जो फर होगी वो लाइट होगी ताकि रोशनी को ज्यादा से ज्यादा ना एब्जॉर्ब किया जाए। ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं। अब जो ह्यूमंस पाए जाएंगे विंटर सीजन वाले इलाकों में, जहां पे सर्दियां हैं, कोल्डर रीजन जो हैं वहां पे पाए जाएंगे, उनका जो कलर है वो व्हाइट होगा। लेकिन जो समर सीजन में ह्यूमन बीइंग्स, इंसान पाए जाएंगे, उनका कलर जो है या तो वो सांवला होगा या फिर वो ज्यादा डार्क यानी ज्यादा ब्राउनिश होगा। अब इसकी रीजन क्या है, यहां पे चूंकि सूरज की रोशनी कम पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कम होंगी। एक पिगमेंट है मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमें बचाता है इन यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट से। अब चूंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यूवी रेडिएशन भी ज्यादा है, सूरज की शुआएं ज्यादा हैं, तो ये मेलानिन जो है यहाँ पे पाए जाने वाले इंसानों में ज्यादा होगा ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि कैंसर कोज करती हैं। और यहाँ पे चूंकि इतनी ज्यादा रेडिएशंस नहीं है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इस वजह से वो मेलानिन जो है यहाँ पे कम होगा। अब मेलानिन होता है डार्क कलर का, जिसकी वजह से अब चूंकि मेलानिन कम है तो इनका कलर व्हाइट हो जाएगा, और यहाँ पे मेलानिन जो है ज्यादा होगा तो यहाँ पे कलर जो है उनका डार्क रहेगा। तो जिनका कलर डार्क है उनको स्किन कैंसर का कम अज कम खतरा रहता है, लेकिन जो व्हाइट कलर के हैं उन्हें ज्यादा खतरा रहता है कि उन्हें स्किन कैंसर हो सकता है। अब ये जो क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो क्या करती हैं कि इस मेलानिन को कम करती हैं, जिसकी वजह से कलर जो है व्हाइट हो जाता है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी कि बायोजियोग्राफी क्या है। वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अकरेंस को और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। और इसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का पता चलेगा कि उनका बिहेवियर किस तरह का होगा या उनकी जिसामत किस तरह की होगी, वो हमें सारा इसके अंदर मालूम हो जाएगा। बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स अगेन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस का रिलेशनशिप है। इसमें हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल टूल
और मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसा कि एक इंसान है कोई, उसका हमने टेस्ट करवाया WBC का, रेड ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स का, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को शो करने के लिए कोई ना कोई हमने मैथ के जो डिजिट्स हैं उनको इस्तेमाल किया, 1 2 3 को। तो ये डिजिट्स जो हैं हमें, यानी कि बायोलॉजी में हमें मैथ का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो इस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं, बायोमैथमेटिक्स, जिसमें हम इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास कोई एरिया है, इसके एरिया में हमने पता करना है कि इसके मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर में कितनी तादाद है आंट्स की, यानी कीड़ियों की इसके पर मीटर स्क्वायर में कितनी तादाद है वो हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक टूल बना लेंगे जो कि मैथ का टूल है, एक स्क्वायर। उस स्क्वायर को हम इसके ऊपर फेंक देंगे, तो हमारे पास ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। इस एरिया पे अब क्या होगा कि हम आंट्स देखेंगे कि 16 आंट्स मौजूद हैं, 17 हैं या 18 हैं या 25 है, जितनी भी आंट्स मौजूद हैं इस एरिया में, तो वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमने मैथमेटिक के टूल का इस्तेमाल किया, जो क्या था, एक स्क्वायर, मैथमेटिक के टूल का इस्तेमाल किया और उसके साथ उसकी तकनीक जो है उसको इस्तेमाल किया, हमने एडिशन किया कि हमारे पास इतनी आंट्स मौजूद है और उसके डिजिट्स का इस्तेमाल किया। तो उसको हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे, इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। इन द सेम वे हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, एक और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी इकोनॉमिक्स को हम इस्तेमाल करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या बायोलॉजी के लिए, तो उसे हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस देखते हैं, कॉस्ट वैल्यू, सेल वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू। अब कॉस्ट वैल्यू क्या आती है कि कोई चीज हमने कितने में खरीदी, सेल वैल्यू कि हमने कितने में बेची, और प्रॉफिट वैल्यू कि वो चीज से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको हम, ये सारी टर्म है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं हम मैशियत को कि हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, या हम किस तरह किसी चीज से फायदा ले सकते हैं, किस तरह उससे नुकसान से बचा जा सकता है, कौन सी टेक्निक से। तो अगर इस ब्रांच को हम रिलेट कर देंगे बायो के साथ, उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको। वीट एक बीज है जिससे एक नया प्लांट निकलेगा, तो इसका मतलब वीट भी क्या हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। तो उसके अलावा मेज, चावल, तो इनको हमने कितने में खरीदा, फर्ज करें 100 रुपए में हमने खरीदा और इसको बेच दिया 120 रुपए में, प्रॉफिट में हो गया 20 रुपए। तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और साथ इसके किसको बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, वो खरीदा और बेचा जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसे हम क्या कह देंगे, बायो इकोनॉमिक्स की ब्रांच कह देंगे, जिसमें हम इसे स्टडी करेंगे। इससे जरा और क्लियर कट एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, हमारे मुल्क में फर्ज करें 1800 बिलियन अंडे पर ईयर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी मुर्गियां इतने अंडे दे रही हैं फॉर्म्स में, और 2250 बिलियन या टन पर ईयर जो है चिकन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, गोश्त इतना प्रोड्यूस हो रहा है। और ये तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी खपत कितनी हो रही है, इसे इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, वो हम देखते हैं पर कैपिटा के हिसाब से कि फी बंदा, पर कैपिटा का मतलब है कि फी बंदा कितना इस्तेमाल करता है चीज को। तो हमने देखा कि 60 से 70 अंडे जो हैं एक साल में एक आदमी जो है इस्तेमाल कर रहा है, और गोश्त जो है 7 किलो एक साल में इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारे मुल्क में
महंगाई की वजह से लोग गोश्त भी कम ले रहे हैं और अंडे जो हैं वो भी कम खा रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक जो हैं डेवलप्ड, वहां पे तकरीबन 40 किलोग्राम गोश्त एक आम आदमी एक साल में खाता है। तो इसको हमने स्टडी किस में किया, इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में, बायो इकोनॉमिक्स में, जिसके अंदर किसका रिलेशन है, बायो का इकोनॉमिक्स का, यानी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, शमूलियत बायोलॉजी की भी है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी किया जा रहा है, और इकोनॉमिक्स की भी है। अब खरीदा भी ऑर्गेनिज्म को जा रहा है, बेचा भी ऑर्गेनिज्म को जा रहा है, उन्हें खा भी ऑर्गेनिज्म रहे हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, बायोलॉजी। और अब उसके अंदर हमें मुनाफा कितना हुआ है और नुकसान कितना हुआ है, हमने चीज ली कितने किया, हमने चीज बेची कितने किया है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो अब दोनों के रिलेशन से जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनी है उसे हमने कह दिया बायो इकोनॉमिक्स। जिस समरी करते हैं आज के लेक्चर की, तो रिलेशन है बायोलॉजी का अदर साइंसेस से, उसको हमने आज स्टडी किया। उसमें एक टर्म हमने स्टडी की इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस वो साइंसेस हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जो है साइंस की, उनका रिलेशन पाया जाए, उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। एग्जाम्पल में आ जाती हैं बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोमैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स। बायोफिजिक्स में हम रिलेशन स्टडी करते हैं बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ। इसके अंदर होता क्या है कि जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको एप्लीकेबल किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स के ऊपर उनको एप्लीकेबल किया जाता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं जिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में, उसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोजियोग्राफी। इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अकरेंस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर कहां कहां है और किस तरह से है, और उसके साथ हमें जो फायदा होता है वो ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दूसरे एस्पेक्ट्स का पता चलता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है या उनकी जिसामत जो है, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है वो है बायोमैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। यानी कि हमने टेस्ट करवाया किसी ह्यूमन बीइंग का, तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमें डिजिट्स, मैथ्स के डिजिट्स को इस्तेमाल करना पड़ा, या किसी खास एरिया में ऑर्गेनिज्म की हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को बेचने से या खरीदने से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, उसको हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अच्छी दुआओं के साथ इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।